नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं या आपसे प्रीवियस ईयर्स में कोई क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरमौर समन्वित जनजातीय खंड के विकास का कार्यक्रम तथा उनके प्रभाव बताओ। यानी भरमौर में जो प्लानिंग करी गई थी, भरमौर में जो विकास का कार्यक्रम चलाया गया था, उसके बारे में बताना है हमें। ये हमारा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको देख लो एक बार अच्छे से। इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक जीवन, यानी कि उनके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की दो तहसीलों भरमौर और होली शामिल हैं। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है। यानी कि ये एरिया जो है, सबसे पहले तो आपको लोकेशन बताई कि हिमाचल के चंबा जिले में पड़ता है और यहाँ पे दो तहसीलें लगती हैं। और 21 नवंबर 1975 को इस एरिया को अधिसूचित क्षेत्र यानी कि रिजर्व्ड एरिया घोषित कर दिया था जनजातियों के लिए, ठीक है। यानी कि ये जंगली एरिया है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है और मेनली कौन सी जनजाति रहती है यहाँ पे? गद्दी जनजाति रहती है। इस समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग ऋतु प्रवास करते हैं तथा गद्दियाली भाषा बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में इनकी बहुत ही अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग जो हैं वो क्या है, घुमंतु लोग हैं, एक जगह पे नहीं टिकते, अलग अलग एरिया में घूमते हैं मौसम के हिसाब से। और इनकी जो लैंग्वेज है वो गद्दियाली भाषा है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, यानी कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, जलवायु हार्ड है। आधारभूत संसाधन कम है और पर्यावरण भंगुर है, यानी कि यहाँ पर रिसोर्सेज कम है। इन कारकों ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है। यानी इससे क्या हुआ है, यहाँ का समाज, यहाँ की इकोनॉमी, हर चीज़ प्रभावित हुई है। अगर पहाड़ों में, जंगलों में कोई एरिया है तो सीधी सी बात है, वहाँ पे विकास तो कम हुआ ही है। 2001 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 32,246 थी। यानी कि सिर्फ 32,000 ही लोग थे पूरे के पूरे भरमौर एरिया में। अर्थात जनसंख्या का घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि केवल 20 आदमी एक वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। बहुत कम जनसंख्या है यहाँ पे। यह हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है, यानी कि बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है हिमाचल का। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही है। यानी गद्दी जो जनजाति है, वहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ, वो हर तरीके से पिछड़े हुए रहे, ठीक है। उन्हें आर्थिक अलगाव का मतलब है पैसे वगैरह में वो बहुत पिछड़े हुए हैं, यानी कि वो हर तरीके से, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, हर तरीके से वो पिछड़े रहे हैं। इनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और संबंध क्रियाएं हैं, जैसे भेड़ और बकरी पालना। मेनली ये हल्की फुल्की खेती करते हैं और पशु वगैरह पालते हैं, जिनसे इनकी रोजी रोटी चलती है। तो ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ था हिमाचल में, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं की, हर चीज़ को सुधारा। उसी को हम बोलते हैं भरमौर का विकास कार्यक्रम, ठीक है। उसी के बारे में हमें अब बताना है। देखो, अगला पॉइंट है विकास कार्यक्रम। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। यानी यहाँ पे विकास करने का जो स्टार्टिंग थी वो कब हो गई? 1970 के दशक में। ये डेट आप याद रखना, 1970 के दशक में, लगभग 1975 के आसपास गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति बना दिया था, यानी कि उन्हें कैटेगरी में ले आई थी इंडियन गवर्नमेंट। इस एरिया को रिजर्व कर दिया था गद्दी लोगों के लिए ही। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना प्रारंभ हुई और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा मिला, ठीक है। टोटल जो हिमाचल में 5 परियोजनाएं चलाई गई थी, उनमें से भरमौर वाले एरिया को भी डेवलप करने की बात कही गई 1974 में। इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर में अंतर को कम करना है। यानी कि यहाँ पर विकास करना है, सिंपली बात यह है, गद्दियों की लाइफ सुधारना है और यहाँ पे विकास को बढ़ावा देना है, यही इसका उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी की गई। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों ही चीज़ें यहाँ पे डेवलप की गई। कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। खेती से जुड़ी हुई चीज़ों को बढ़ाया गया, सामाजिक और सामुदायिक सेवा यहाँ पर शुरू की गई, हेल्थ फैसिलिटी शुरू की गई, स्कूल खोले गए, एजुकेशन लाई गई, सड़कों को पक्का किया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे काम किए गए जिनसे यहाँ पे विकास हुआ। अब देख लो कि इस परियोजना में इनके टारगेट क्या क्या थे। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों यानी कि स्कूल खोले गए, जन स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि हॉस्पिटल्स खोले गए, पेयजल यानी कि पीने के लिए पानी पहुंचाया गया, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। यानी यहाँ पे इनका उद्देश्य ये था कि हम यहाँ पे पानी पहुँचाएंगे, स्कूल पहुँचाएंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँचाएंगे, सड़कें बनाएंगे, कम्युनिकेशन फैलाएंगे और हर घर तक बिजली भी पहुँचाएंगे, और ये सारी चीज़ें इसमें की गई। तो भरमौर वाला एरिया जो है वो इससे डेवलप हुआ। अब ये एरिया बता रहे हैं आपको अगली लाइन में कि कौन सा एरिया ज़्यादा डेवलप हुआ है।
परंतु होली और खनी क्षेत्रों में, ये एरिया का नाम है होली और खनी क्षेत्र, रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास के सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। तो रावी नदी के किनारे जो भी गांव थे वो ज़्यादा डेवलप हुए हैं इस योजना में। और दो नदियाँ और हैं यहाँ पे, तुंदा और कुगती, यहाँ पे कम डेवलपमेंट हुई है पर यहाँ पे भी हुई है। तो रावी नदी वाला एरिया ज़्यादा डेवलप हुआ और तुंदा और कुगती क्षेत्रों के दूर दराज के गांव अभी भी इस विकास की परिधि से बाहर है, यानी कि यहाँ पे अब भी बहुत कम विकास हुआ है, पर रावी वाले एरिया में विकास हुआ है। अब देखो फोर्थ पॉइंट, विकास कार्यक्रम से प्राप्त लाभ, यानी क्या क्या फायदे हुए इससे। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से हुए सामाजिक लाभों में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि, लिंग अनुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी शामिल है। यहाँ पे क्या हुआ, साक्षरता दर बढ़ी यानी कि लोग एजुकेट हुए, लिंग अनुपात में सुधार यानी महिला जो हैं उनकी संख्या बढ़ी, बाल विवाह जो यहाँ पे पुराने रीति रिवाज थे यानी लोग एजुकेटेड नहीं थे तो बाल विवाह जैसी समस्या थी यहाँ पे, वो चीज़ भी खत्म हुई। ठीक है, तो हर चीज़ में यहाँ पे विकास हुआ है। हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, स्कूल बने। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लिख देना कि इन सभी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और सबसे ज़्यादा विकास हुआ है एजुकेशन की फील्ड में। यहाँ पे पहले महिलाओं को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दिया जाता था, पर आज के टाइम पे यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, जिससे कि यहाँ पे सामाजिक सुधार भी हुआ है, आर्थिक सुधार भी हुआ है, हर तरीके से यहाँ पे विकास हुआ है। अब एक एक करके उन सभी पॉइंट्स को देख लो। सबसे पहला पॉइंट है, इन क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2001 में 42.83% हो गई। इस पहली लाइन को आप अच्छे से याद रखना कि पहले 1% महिलाएं केवल पढ़ी लिखी थी 1971 में, पर इस प्लान के आने के बाद 2001 में जब इन्हें कैलकुलेट किया गया तो लगभग 42% महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई यहाँ की। तो यहाँ पे साक्षरता दर बहुत सुधरा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फर्स्ट वाली। सेकंड देखो, स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई है। पहले हल्की फुल्की जो एजुकेशन थी वो भी सिर्फ लड़कों तक पहुंचती थी, पर अब क्या हुआ है, लड़का लड़की में जो भेदभाव था वो चीज़ कम हुई है और साक्षरता के मामले में लड़का और लड़की दोनों ही पढ़ने लगे हैं। थर्ड पॉइंट है, गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि व पशुचारण पर आधारित थी। यानी जो गद्दी जनजाति है उनकी पुरानी लाइफ कैसी थी, वो केवल जीवन निर्वाह कृषि यानी कि थोड़ी बहुत खेती करते थे जिससे कि उनका पेट भर जाए बस, और पशु चराते थे, उससे ही उनका गुजारा चलता था, जिसमें खाद्यान्नों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। वही कि खाने पीने की चीज़ें उगाते थे और पशुओं को पालते थे। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुई। याद रखना आपको कि यहाँ पे दाल जैसी फसलें उगाई गई और भी कई सारी नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप्स उगाई गई, यानी जिनको हम बेच सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। पहले यहाँ पर सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज उगाते थे, और 1970 के बाद यहाँ पे दाल जैसी फसलें या और भी कई अन्य फसलें उगाई जाने लगी, जिनसे कि यहाँ के लोगों को पैसा मिलने लगा। परंतु यहाँ खेती अभी भी परंपरागत तकनीकों से की जाती है। आज भी यहाँ के लोग पुराने मेथड को यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में पशुचारण के घटते महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि आज कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करता है। पहले क्या होता था, इस एरिया में लगभग सारे लोग जो है वो ऋतु प्रवास करते थे, यानी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह में जाते थे मौसम के हिसाब से। पर आजकल यहाँ पे लोग जो है वो एक ही जगह पर टिक कर खेती करने लगे हैं। तो ये कह रहे हैं अब यहाँ पे जितने भी गाँव हैं उसमें से केवल उनका जो 10वां हिस्सा है वही ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि यहाँ पे अब बहुत कम लोग ऋतु प्रवास करते हैं। परंतु गद्दी जनजाति आज भी बहुत गतिशील है, क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करके अपनी आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करती है। ये कह रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज़ का सुधार हुआ है, सब कुछ हुआ है, पर आज भी ज़्यादा ठंड होने की वजह से शीत ऋतु में ये लोग इधर से उधर आते जाते हैं। ठीक है, कांगड़ा वाले एरिया में चले जाते हैं, तो इनका प्रवास अभी भी जारी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर के बारे में। इस चैप्टर में आपके 2 ही 3 तो टॉपिक थे मेन। इंदिरा गांधी नहर हो गई, भरमौर जनजातीय प्रोग्राम हो गया, या पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ बातें हो गई, वही हमें इसमें पढ़ना था बस। तो यही आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इंदिरा गांधी नहर वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, उसकी सारी चीज़ों को समझना। मैंने वहाँ पर आपको एक एक चीज़ें समझा रखी हैं, ठीक है, उनको अच्छे से समझ लेना बस, वही आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। तो देख लो वही क्वेश्चन है ये, इंदिरा गांधी नहर कब आरंभ हुई, यह नहर किन किन राज्यों से गुजरती है, यानी सब कुछ बताएंगे अब हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में। देखो आरंभ देखते हैं इसका। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर काम 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ, यानी कि ये बननी शुरू हो गई थी 1958 से ही। दूसरा पॉइंट है निकास स्थान, यानी कहाँ से निकलती है। पंजाब प्रांत के फिरोजपुर जिले में सतलुज तथा व्यास के संगम पर स्थित हरीके बैराज से है निकाली गई है। पंजाब में एक जगह है फिरोजपुर, तो फिरोजपुर में सतलुज नदी पर और व्यास नदी पर बांध बनाया गया है, हरीके बैराज बोलते हैं जिसे, वहाँ से इस नहर को राजस्थान की तरफ भेजा गया।
तीसरा है जल ग्रहण क्षमता, यानी इसमें कितना पानी आ सकता है। यह अपने तल में 40 मीटर चौड़ी तथा 6.4 मीटर गहरी है। 40 मीटर चौड़ी है ये और 6 मीटर गहरी है। अपने शीर्ष पर इसकी प्रवाह क्षमता 18,500 क्यूसेक्स है। तो इसमें 18,500 क्यूसेक्स पानी आ सकता है। जब इसमें फ्लो होता है तो इतना सारा पानी इसमें आता है। 1981 के एक प्रस्ताव के अनुसार रावी व्यास के अतिरिक्त जल से राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का नियतन किया गया है। ये कह रहे हैं कि रावी और व्यास से जो भी पानी निकलता था या वेस्ट होता था, उस पानी से इस नहर के जरिए राजस्थान में 8.6 मिलियन एकड़, देख लो आप कितने बड़े एरिया में पानी पहुँचाया गया है, जिसमें से 7.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग इंदिरा गांधी नहर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये पानी पहुंचाया गया है 8.6 मिलियन, ये और भी नहरों से मिलकर पहुंचा है यहाँ तक, और 7.6 मिलियन एकड़ पानी तो सिर्फ अकेली इंदिरा गांधी नहर से पहुंचा है। तो 7.6 मिलियन एकड़ आप याद रखना, इतना पानी राजस्थान में पहुँचाया गया। फोर्थ पॉइंट देखो, राज्यों में विस्तार, यानी कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई है। इंदिरा गांधी नहर 204 किलोमीटर तक एक फीडर नहर है। 204 किलोमीटर तक जब तक ये राजस्थान में आती है तो इसको बोलते हैं फीडर नहर, यानी सिर्फ ये पानी पहुंचा रही है, फीड कर रही है पानी को। और 150 किलोमीटर पंजाब में तथा 19 किलोमीटर हरियाणा में बहती है, जहां इसमें कोई निकास नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आती है पंजाब से लेकर हरियाणा से बहती हुई डायरेक्ट कहाँ पे, राजस्थान तक। 204 किलोमीटर तक इसमें कोई छोटी नहर नहीं निकाली गई है, डायरेक्ट इसका पानी पहुँचाते हैं राजस्थान तक। इसमें कोई निकास नहीं है, यानी कि कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, इससे कोई और नहर नहीं निकाली गई, डायरेक्ट पानी आता है सीधा पंजाब होते हुए राजस्थान तक। अब देख लो शीर्ष स्थान, यानी कि इसकी मेन जगह कौन कौन सी हैं। मुख्य नहर का शीर्ष श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ तहसील में मसीतावली के निकट स्थित है। मैंने आपको बताया था ना, ये कहाँ से एंट्री करती है राजस्थान में, मसीतावली से, और मसीतावली के बाद ही इस नहर का नाम हो जाता है मुख्य नहर। पंजाब से जब ये चली थी इसका नाम था फीडर नहर, पर जैसे ही 204 किलोमीटर इसने पूरे कर लिए उसके बाद ये कहाँ घुसी, ये घुसी मसीतावली नाम की जगह पे हनुमानगढ़ जिले में, यानी राजस्थान में घुस गई है, और मसीतावली से इसका नाम हो गया मुख्य नहर। अब इस मुख्य नहर का काम है मेनली राजस्थान में पानी पहुँचाना। 445 किलोमीटर लंबी नहर का अंतिम भाग जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ के निकट स्थित है। मोहनगढ़ इसका लास्ट पॉइंट है। अब देख लो कमांड क्षेत्र, यानी कि इससे कितने एरिया में पानी पहुँचता है। इस नहर का कमांड क्षेत्र बाड़मेर जिले के गडरा रोड तक विस्तृत है, यानी कि इसमें आगे गडरा रोड तक पानी जाता है। इस परियोजना का निर्माण कार्य हो रहा है, अभी भी इसमें काम चलते रहते हैं, इसको आगे बढ़ाया जाता है। इस नहर में 11 अक्टूबर 1967 को पानी छोड़ा गया था और 1 जनवरी 1987 को यह अंतिम छोर तक पहुंचाया गया था। ठीक है, 1987 में बिल्कुल लास्ट तक पानी पहुंचा दिया गया था, तो इसे बहुत साल लगे हैं बनने में, और ये बहुत बड़ी नहर है, बिल्कुल नदी जैसी बना रखी है, बहुत बड़ा एरिया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, इस क्षेत्र की स्थिति तथा विस्तार बताओ। यानी वही फिर आपसे एरिया पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे नहर है। देखो मैंने वो सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं जो भी इंदिरा गांधी नहर से आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से सबको पढ़ लेना बस। ठीक है, मैं चाहता हूँ आपकी बार बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, आपको चैप्टर में भी ये चीज़ें कराई थी, उसके बाद मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, और ये अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आपको। बस आप अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, सभी वीडियोज़ को लाइन से देखना, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है ना तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना, और हमें कॉमेंट करके बताना हर वीडियो के नीचे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सिंपली आपसे एरिया पूछ रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ कहाँ तक पानी पहुँचा सकती है, उसका कितना कमांड एरिया है। इंदिरा गांधी नहर थार मरुस्थल के विकास के लिए बनाई गई नहर है। थार डेजर्ट को डेवलप करने के लिए इंदिरा गांधी नहर बनी है। यह संसार के बहुत बड़े नहर तंत्रों में से एक है। ठीक है, विश्व के बहुत बड़े नहर तंत्रों में से एक है ये। इस नहर का कमांड क्षेत्र राजस्थान के थार मरुस्थल के उत्तरी पश्चिमी भाग में श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तथा चूरू जिलों में स्थित है। ये एरिया है राजस्थान का जहाँ पे इस नहर से पानी पहुँचाया जाता है। यह पाकिस्तान की सीमा रेखा के साथ लगभग 23,725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो जो टोटल इसकी लेंथ है सारी नहर वहर मिला के कितने एरिया में पानी पहुँचा सकती है, तो 23,725 वर्ग किलोमीटर के एरिया में इसका पानी पहुँचता है। यह क्षेत्र पाकिस्तान सीमा रेखा के समानांतर लगभग 38 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो नहर वाला एरिया है पूरा, ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है, पाकिस्तान वाली साइड में लगभग 30-40 किलोमीटर दूरी है यहाँ पे, तो बिल्कुल पैरेलली चलती है ये पाकिस्तान बॉर्डर के। ठीक है, तो ये नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन सभी ज़िलों में इसी नहर से पानी पहुँचता है, गंगानगर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में और चूरू में। अब देख लो आप नेक्स्ट क्वेश्चन,
नहर कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल प्रदान करने में इंदिरा नहर का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखो बार बार आपसे इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछ रहे हैं, कभी पर्यावरण से जोड़कर, कभी उसके एरिया के बारे में, कभी नहर का कितना क्षेत्र है, क्या इसके फ़ायदे हुए हैं। तो आपको मेनली इंदिरा गांधी नहर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर दोगे। अब इस क्वेश्चन को देख लो, नहर कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल प्रदान करने में इंदिरा गांधी नहर का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी कि खेतों में पानी पहुंचाने में इंदिरा गांधी नहर ने क्या मेन भूमिका निभाई है उसको बताओ। नहर सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुआ है, यानी यहाँ की खेती में बहुत चेंजेस हुए हैं। इस क्षेत्र में बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ है। इस नहर के आने से यहाँ पर खेती होने लगी है और बोया गया क्षेत्र जो है यानी जहाँ पे फसल होती है वो चीज़ बढ़ी है। फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है, यानी फसल ज़्यादा होने लगी हैं। यहाँ की फसलें चना, बाजरा और ज्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। यहाँ पर पहले सिर्फ चना, बाजरा और ज्वार जैसी फसलें ही हो पाती थी, पर नहर के आने से गेहूं, कपास और मूंगफली और कहीं कहीं पर जहाँ पर नहर का पानी ज़्यादा है वहाँ पर चावल भी पैदा होने लगा है। इससे कृषि और पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे खेती में और पशुओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। नहर द्वारा सिंचाई के प्रसार से इस शुष्क क्षेत्र की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया है। यानी कि इस नहर ने यहाँ पे सब कुछ चेंज कर दिया है बिल्कुल। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की फसलें, हर चीज़ पे प्रभाव पड़ा इंदिरा गांधी नहर की वजह से। तो आपको अच्छी अच्छी बातें लिखनी है जो जो इंदिरा गांधी नहर की वजह से हुई है। ठीक है, सिंचाई में बहुत बड़ा रोल है इंदिरा गांधी नहर का। अगर इंदिरा गांधी नहर इस एरिया में नहीं होती तो यहाँ पे फसलें भी नहीं होती। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंदिरा गांधी नहर से जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, विकास कार्यों का वर्णन करो। इसमें जितनी भी हेडिंग आएगी ना, आप इन हेडिंग को अच्छे से याद रखना। आपको सिर्फ हेडिंग और मेन एग्जांपल्स याद रखने होते हैं, जो डेट वगैरह आती है वो याद रखनी होती है। बाकी चीज़ों को तो आप आराम से बना के लिख सकते हो, समझ लो बस अच्छे से। अब मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसमें जो भी हेडिंग है ना उनको अच्छे से याद कर लेना आप। इसमें देखो लाभ पूछे आपसे, फायदे क्या हुए हैं इंदिरा गांधी नहर के। पहला देखो, मरुस्थल के विस्तार पर रोक, यानी कि जो डेजर्ट एरिया था उस पर रोक लगी है। अगर कहीं पे डेजर्ट होता है ना तो अगर वहाँ पे पानी ना पहुँचे बिल्कुल भी तो आसपास का जो एरिया उपजाऊ है उस एरिया को भी डेजर्ट में बदल देता है वो, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं। आप सभी को पता है कि जंगलों में पेड़ बढ़ते रहते हैं, पक्षियों की वजह से, जानवरों की वजह से, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। तो डेजर्ट वाले एरिया में आसपास का एरिया भी ख़राब हो जाता है, वहाँ पे भी फसलें होनी बंद हो जाती हैं। तो सबसे पहला काम इंदिरा गांधी नहर ने यहाँ पे ये किया है कि जो डेजर्ट एरिया था उस पर रोक लगा दी। ठीक है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया और वहाँ पर फसलें होने लगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनाओगे, मरुस्थल के विस्तार पर रोक। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण मरुस्थल का विस्तार अधिक है। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया जो है वो मरुस्थलीय है, यानी कि डेजर्ट है, बारिश ना होने की वजह से। यह मरुस्थल तीव्र गति से पड़ोसी प्रदेशों की ओर बढ़ रहा है। इस जल से वर्षा की कमी को दूर कर चारागाह तथा वृक्षारोपण से मरुस्थल के विस्तार को रोका जाएगा। ठीक है, इस नहर के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पे चारागाह बनाए गए, यहाँ पे पेड़ लगाए गए, पेड़ों को पानी मिला नहर से, तो पेड़ लगेंगे तो अपने आप ही डेजर्ट रुक जाएगा, यहाँ पे ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी। तो ये चीज़ें हुई हैं इंदिरा गांधी नहर की वजह से। दूसरा है पीने का जल। यहाँ के एरिया में पानी की बड़ी समस्या थी, तो लोगों को पीने का पानी मिला इस नहर की वजह से। इस क्षेत्र में जल स्तर बहुत नीचा है, यानी कि अगर आप पानी ज़मीन से निकालोगे तो बहुत नीचा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है बारिश बहुत कम होती है। विभिन्न योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का स्वच्छ जल प्रदान होगा, यानी कि इस नहर से लोगों को क्या मिलेगा, पीने का साफ पानी। अब इसमें कुछ योजनाएं लिखी हुई हैं जिनके जरिए लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, जैसे गंथेली साहबा जलपूर्ति योजना, ये योजना का नाम है, जिससे कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। सीकर व झुंझुनू कस्बों तक पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इस सारे एरिया में पानी पहुंचाएंगे ये। थर्ड है यातायात साधनों का विकास। रेतीली भूमि के कारण परिवहन साधन कम है। अब डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम है। इस योजना से परिवहन विकास संभव है। ये जो नहर बनाई गई है इससे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी डेवलप हुआ है। तो मान लो अगर खेती हो रही है तो खेती बढ़ेगी तो हर चीज़ डेवलप होगी आसपास, तो ये चीज़ें हुई है यहाँ पर। इस योजना से परिवहन विकास संभव है। परिवहन के साधनों एवं सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करना, जिसके अंतर्गत सड़क निर्माण करना, अधिवासों को विपणन केंद्रों से जोड़ना, नए विपणन केंद्रों का विकास तथा पीने के पानी का प्रबंध करना आदि शामिल है। तो इस योजना में, नहर बनाने वाली योजना में, सड़क बनाना और बहुत सारे केंद्र बनाना जहाँ से लोग जुड़ सकते हैं, अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। विपणन केंद्र ऐसी ही जगह है जहाँ पे व्यापार वगैरह कंट्रोल होता हो। तो इससे क्या होगा, यातायात बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, खेती बढ़ेगी और लोगों का विकास होगा। फोर्थ पॉइंट देखो, कृषि विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये तो सबसे मेन चीज़ है
खेती के विकास के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। राजस्थान एक कृत्रिम मरुस्थल है। कई विद्वानों के अनुसार उपजाऊ मिट्टी में कृषि विकास संभव है। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ये ज़मीन ऐसी है, यहाँ पे कृषि हो सकता है। इस नहर द्वारा जल सिंचाई से गेहूँ, कपास, जौ, गन्ना आदि फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इस नहर की परियोजना में क्या बातें थी कि यहाँ पे हम क्या क्या बढ़ा देंगे, गेहूँ, कपास, जौ, गन्ना, ये फसलें हम उगा देंगे अगर यहाँ पे पानी पहुँच जाए तो। और ये बात बिल्कुल हुई भी है। आज के टाइम पे ये फसलें उगती हैं इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी नहर की वजह से। एक अनुमान के अनुसार 400 करोड़ रुपए के खाद्यान्न उत्पन्न किए जा सकेंगे, जिससे अकालों पर काबू पाया जा सकेगा। यानी लगभग 400 करोड़ की यहाँ पर फसलें पैदा होंगी अनाज वाली। तो इस एरिया में जो पड़ने वाला अकाल है वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हुई हैं किसकी वजह से? इंदिरा गांधी नहर की वजह से। कृषि विकास के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं नियोजन, जल मार्गों का पक्का बनाना, भूमि को समतल करना तथा विघटित भूमि को समतल करके उसे पुनः उद्धार करना आदि सम्मिलित थे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी? सड़कें बनाना, रास्तों को पक्का करना, इस नहर वाले रास्ते को पूरा पक्का करना, भूमि को प्लेन करना, भूमि को ठीक करना। ठीक है, सारे काम इसमें शामिल थे। तो ये कुछ फ़ायदे हुए हैं इंदिरा गांधी नहर की वजह से। 5th पॉइंट देखो, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लगभग 1200 क्यूसेक जल औद्योगिक विकास के लिए प्रदान किया जाएगा, जो कृषि पदार्थों पर आधारित उद्योग में लगेंगे। लगभग 1200 क्यूसेक जल जो है वो इंडस्ट्रीज़ को दिया जाएगा। और ये सारी इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं? सारी की सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं अधिकतर। एग्रो बेस्ड का मतलब है जो कि फसलों पर ही बेस्ड हो। जैसे अगर ब्रेड बनाने की कंपनी है तो वो गेहूं पर बेस्ड है ना, गेहूं का मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, तो गेहूं पर बेस्ड कंपनी ब्रेड बनाने वाली, तो एग्रो बेस्ड कंपनी होगी वो। तो यहाँ पर बहुत सारी एग्रो बेस्ड कंपनीज बनेंगी, उनको इस नहर का 1200 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। 6 है जल सिंचाई, इरिगेशन। ये तो सबसे मेन है इसमें। इससे बहुत सारे देखिए सिंचाई की गई है, यानी कि खेतों में पानी पहुंचाया गया है। इस नहर की पूर्ति पर 13,94,000 हेक्टेयर भूमि में जल सिंचाई संभव हो सकी है। 13,94,000 हेक्टेयर भूमि में क्या हुआ है? सिंचाई हो पाई है इसकी वजह से, नहर की वजह से। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सिंचाई के विस्तार, जल उपयोग की क्षमता, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि आदि में सहायता मिली है। कह रहे हैं कि इससे सिंचाई का एरिया बढ़ गया है, जल उपयोग करने की क्षमता बढ़ गई है, खेती का प्रोडक्शन बढ़ गया है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें पहले उगती थी उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें अब उगने लगी हैं। 7th पॉइंट है, क्या फ़ायदा हुआ है? वनारोपण। जैसा बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, ज़रूरी नहीं आप भी ऐसे एक्सप्लेन करो, आप सिंपली भी एक्सप्लेन कर सकते हो। पर मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपको हेडिंग अच्छे से याद रखनी है और जो एग्जाम्पल आते हैं वो अच्छे से याद रखने हैं। जैसे जल सिंचाई में आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, जल सिंचाई। और अगर आप इसको भी याद कर लोगे कि इतने हेक्टेयर भूमि में जल सिंचाई होगी, तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लेना। तो एग्जाम्पल और हेडिंग, ये दो चीज़ नहीं भूलनी आपको, बाकी एक्सप्लेन आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। 7th है वनारोपण, यानी कि पेड़ लगाना। वनारोपण तथा चारागाह विकास, जिसके अंतर्गत नहरों एवं सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, अधिवासों के निकट खंडों में वृक्षारोपण, बालू का टीलों का स्थिरीकरण। ये कह रहे हैं कि जो भी सड़क है और जो भी नहर है उसके किनारे किनारे पर पेड़ लगाए गए, जो भी खराब जमीन पड़ी थी वहाँ पे पेड़ लगाए गए, जो बालू के टीले थे उनको फिक्स किया गया, पेड़ वगैरह लगाकर, घास वगैरह उगाकर वहाँ पर। और कृषि योग्य बंजर भूमि पर चारागाहों का विकास करना सम्मिलित है। और यहाँ पे कृषि योग्य जो भूमि थी उस पर बहुत सारे चारागाह भी डेवलप किए गए। ठीक है, सारी चीज़ें की गई, बहुत सारे पेड़ लगाए गए और चारागाह डेवलप किए गए इस परियोजना में। 8th पॉइंट है फसल प्रारूप, यानी यहाँ पे नए नए टाइप की फसलें पैदा होने लगी हैं। पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी में आर्द्रता की कमी कृषि विकास में सदैव अवरोध पैदा करती रही है। यानी कि जो वेस्ट वाली साइड है राजस्थान की, यहाँ मिट्टी में नमी की कमी की वजह से खेती नहीं हो पाती थी। किसान केवल खरीफ में ही फसल पैदा कर सकता था, यानी जो बारिश का मौसम होता था उस टाइम पे ही फसलें पैदा हो सकती थी। बहुत बड़ा कृषि योग्य भूभाग बंजर अथवा प्रतिभूमि के रूप में रह जाता था। बहुत सारा एरिया ऐसे ही पड़ा रहता था, बंजर रह जाता था, या ऐसी जमीन हो जाती थी जिस पर खेती नहीं होती थी। सिंचाई के विस्तार से शुद्ध कृषि भूमि तथा कुल कृषि भूमि में वृद्धि हुई है। यानी जब से ये नहर आई है, जब से सिंचाई होने लगी है, तो एरिया बढ़ गया है खेतों का। ठीक है, यानी कि लोग फसल ज़्यादा उगाने लगे हैं। इससे पहले सूखा सहन करने वाली फसलों बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ तथा चना आदि बोए जाती थी। पहले ये फसलें बोती थी जिनमें पानी कम लगता है, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, चना, ये सारी चीज़ें। पर आजकल इस एरिया में गेहूं भी बोया जाता है और कहीं कहीं पर तो चावल भी बोया जाता है। तो गेहूं, चावल और मूंगफली, ये नई टाइप की फसलें आजकल बोई जाने लगी है राजस्थान में।
वाणिज्यिक फसलों जैसे कपास, मूंगफली, गेहूं तथा सरसों के क्षेत्रफल में तीव्रता से वृद्धि हुई है। यानी कि ये नई टाइप की फसलें पैदा हुई हैं। कौन कौन सी? कपास, मूंगफली, गेहूं और सरसों। गेहूं, कपास, सरसों की कृषि में वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी तीव्रता से वृद्धि हुई है। कपास, मूंगफली, चावल तथा गेहूं की उत्पादकता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यानी वही बातें कह रहे हैं बार बार कि ये फसलें बढ़ रही हैं। बस आपको फसलों के नाम याद रखने हैं कि पहले ये होती थी, अब ये नई वाली फसलें उगने लगी। आधुनिक कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, जिसमें उत्तम सुधरे बीजों की आपूर्ति, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति करना तथा किसानों को प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाओं को उपलब्ध कराना आदि शामिल है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं? और भी नए नए खेती के औजार भी लेकर आए हैं, अच्छे बीज भी लेकर आए हैं, फर्टिलाइजर्स भी, खाद वगैरह, अच्छे बीज, ये सारी चीज़ें सुधारी गई है यहाँ पर, जिससे ही और ज़्यादा विकास हुआ है इस एरिया का। अब 9th पॉइंट देखो, संपूर्ण विकास। इस परियोजना में संपूर्ण विकास द्वारा इस रेगिस्तान को पुनः हरा भरा बनाने का उद्देश्य है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होगी। ठीक है, कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, यहाँ पे खेती बढ़ेगी, यहाँ पे पेड़ पौधे लगेंगे, इस एरिया में जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी। भूमि को समतल करके भूमि सुधार किया जाएगा। रोजगार की सुविधा बढ़ेगी। इस निर्धन प्रदेश में सीमा सुरक्षा के उचित प्रबंध हो सकेंगे। इससे विभिन्न करों, उत्पादन व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर पे भी अच्छे से सिक्योरिटी की जाएगी। यहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ बनाई जाएगी। कई क्षेत्रों में जल से घास तथा चारागाहों का विकास करके पशुधन को बढ़ाया जा सकेगा। यानी कि जानवर ज़्यादा पाले जा सकेंगे, क्योंकि घास वगैरह होगी, चारागाह डेवलप हो जाएंगे, पानी मिलेगा तो अपने आप ही पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार यह परियोजना इस क्षेत्र में आर्थिक तथा सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास है। इस प्रकार इस परियोजना से क्या होगा, इस एरिया में आर्थिक और सामाजिक क्रांति आएगी। 10th पॉइंट देखो, चारागाहों का विकास। 3.66 लाख भूमि पर सिंचित चारागाहों को विकसित करके पशुचरण को लाभ देना। यानी यहाँ पे जो जानवर हैं उनके लिए खाने के लिए घास वगैरह उगाना भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। ठीक है, सिंचित चारागाह का मतलब है कि खुद पानी पहुँचाकर वहाँ पे चारागाह डेवलप करे जाएंगे, ग्रासलैंड्स बनाए जाएंगे। ठीक है, इसे ग्रासलैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में, पास्चर्स भी बोलते हैं। तो चारागाह बनाए जाएंगे जिससे जो पशु हैं वो चर सके आराम से। आपने अब देखा कि इंदिरा गांधी नहर जो है उसमें सिर्फ नहर बनाना ही नहीं है, और भी बहुत सारे काम शामिल हैं, और ये सारे काम किए भी गए हैं और आज तक भी ये प्रोजेक्ट चले हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी नहर वाला, और इसमें पूरे राजस्थान को पानी पहुंचा है। जो थार डेजर्ट वाला एरिया पड़ता था वहाँ पे फसलें होने लगी हैं। बिल्कुल चीज़ों को बदल दिया है इस नहर ने। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। हमने इस चैप्टर की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मैंने आपको सब कुछ करा दिया है, चैप्टर भी करा दिया है, क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी इस चैप्टर से पूछा गया था। ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं था, आप बस चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, चैप्टर को समझ लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी ना, तो हर एक वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियोस को शेयर भी करना है, क्योंकि आपके एक एक लाइक और एक एक कमेंट की हमारे लिए बहुत वैल्यू है। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूँ, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूँ। तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।